हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम समतल दर्पण और उससे बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आप इससे पहले के पार्ट ना देखे हों तो उन्हें देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट का पहला हेडिंग है प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। इससे पहले वाले पार्ट में हमने दर्पण और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया था। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगले आने वाले पार्टों में हम एक एक करके इन दर्पणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस पार्ट में हम प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती है, यानी कि इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं। इसकी डिफिनीशन में लिखा हुआ है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। यानी कि कोई भी दर्पण हो, अगर उसका परावर्तक पृष्ठ समतल है तो उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। याद कीजिए, आपको पिछले पार्ट में हम बताए थे कि ग्लास से हम दर्पण कैसे बनाते हैं। जैसे कि ग्लास होता है, उसमें दो सतह होते हैं, उसके किसी एक सतह पर हम चांदी या पारे का लेप करके उस पर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। इस टाइप से जो हमारा दूसरा सतह होता है वो परावर्तक बन जाता है और उसे अब हम दर्पण कहते हैं। अगर ये परावर्तक सतह समतल हो तो उसी दर्पण को हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। ये समतल दर्पण के चित्र बनाए गए हैं, लेकिन जब आगे के हम हेडिंग पढ़ेंगे या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम इतना बड़ा सा ऐसे टाइम लगाकर चित्र बनाएं। इसके लिए हम क्या करते हैं, समतल दर्पण का एक डायग्राम होता है, प्रदर्शित करने का तरीका होता है, उसी टाइप से चित्र बनाएंगे। चलिए यहाँ पर आपको हम बना के बता रहे हैं कि समतल दर्पण जब आएगा, कहीं पर भी हमें बनाना होगा तो कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक रेखा खींच देते हैं, जिससे ये लाइन हो गई हमारी ये। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके जैसा बोला गया कि अब यहाँ पर दो सतह हो गए, एक इधर वाला सतह हो गया दाईं तरफ इसके लाइन के, और ये दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। अब इनको हम सतह मानते हैं इसके किसी एक सतह पर। इसे बोला जाता है कि पॉलिश करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं दाएं वाली सतह पर हम ऐसे पॉलिश को ऐसे दिखा दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंबल बना रहे हैं इसका मतलब होता है कि ये पॉलिश किया गया सतह है। और अगर हम यहाँ पर दाएं वाली सतह पर, अगर हम दाएं वाले साइड की जो सतह इस पर अगर हम पॉलिश कर दें तो बायां वाला जो सतह होगा ये परावर्तक हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है हमारा ये पॉलिश है, यानी कि अब ये पॉलिश बोला गया था, ये पॉलिश चांदी का या फिर पारे का होगा। और उसके बाद इस पॉलिश पर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। अब ये जो दूसरा सतह हमारा है, इधर वाला सतह, ये परावर्तक होगा। ये हो गया हमारा परावर्तक। अब ये यहाँ पर लिख देंगे कि ये परावर्तक तल हो जाएगा, और इधर वाला जो होगा ये पॉलिश वाला तल होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये पॉलिश वाला सतह बोलें या फिर तल बोलें, और ये दूसरा वाला जो होगा बाई साइड में ये परावर्तक तल होगा। अब अगर देखें तो ये परावर्तक तल हमारा समतल है, इसलिए इस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। ये हमारे समतल दर्पण को ऐसे हम प्रदर्शित करेंगे, ये उसका तरीका है। अब हम देख लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उन प्रतिबिंबों की क्या विशेषताएं होती हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक दर्पण बना लेते हैं, समतल दर्पण बन गया। और उसके बाद यहाँ पर एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं, या बोले कि वस्तु को मुख्य दर्पण के सामने रखने के लिए आधार बना लेते हैं। अभी आगे हम मुख्य अक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी केवल आप इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक हम मुख्य अक्ष बना रहे हैं। यहाँ पर सामने अब हम एक वस्तु रख देते हैं। वस्तु का आकार आप कैसा भी बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक हम सिंपल सा लाइन खींच देते हैं, ये वस्तु को प्रदर्शित करेगा। और उसके बाद वस्तु के हेड को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर तीर का सिंबल बना दे रहे हैं, जिससे कि वस्तु के हेड को आसानी से दिखाया जा सके। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इससे आगे हम क्या करेंगे कि जैसे आपको पता ही है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को जब परावर्तित किरणें काटे प्रतिच्छेद करेंगे तो वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। और इसके लिए कम से कम हमें दो किरणें लेनी होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वस्तु से एक किरण ये जा रही है, सीधे मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर जा रही है, और उसके बाद इसका दर्पण से परावर्तन होता है। एक बात यहाँ ध्यान देना,
किरणें आप एकदम सीधे बनाइएगा जिससे कि गलती ना हो। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो गलतियाँ होंगी, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रकाश की एक किरण हम लिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। और उसके बाद अब इसका क्या होगा, दर्पण से इसका परावर्तन होगा। याद कीजिए परावर्तन के नियम में जब हम आपको नोट में बताए थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण परावर्तक तल के लंबवत आपतित होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, वो अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पर हम लेते हैं जहाँ पर हमारा ध्रुव होता है, यानी कि जो मुख्य अक्ष दर्पण जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ पर दूसरी प्रकाश की किरण हम ले रहे हैं। अब ये क्या होगा, आप याद कीजिए परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस आधार पर अगर यहाँ पर हम परावर्तित किरण बनाएं तो ये क्या होगी, ऐसे ये बाहर की तरफ निकल जाएंगी। ये हमारी परावर्तित किरण हो गई। अब यहाँ पर इसके डायरेक्शन को प्रदर्शित कर देते हैं, ये बाहर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जो परावर्तित किरणें थी ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ा भी दें तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। और अगर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे इन दोनों परावर्तित किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी। तो जाहिर सी बात है कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं और देखते हैं क्या पीछे की तरफ बढ़ाने से कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो हमारा इमेज बनेगा और नहीं करती हैं तो नहीं बनेगा। चलिए जो दूसरी हमारी किरण थी इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर ये पीछे की तरफ बढ़ाएं तो इसको डैश डैश से दिखा देना, यानी कि ये हो गया हमारा, बीच बीच में इसको काट देते हैं, डैश डैश से दिखा देना। उसके बाद आगे दूसरी किरण को भी पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। जो हमारी पहली किरण थी इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। और जब इसको भी पीछे की तरफ हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो अगर यहाँ पर ध्यान दें तो दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और अगर दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे अक्ष के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि जो हमारा इमेज होगा वो सीधा होगा। और अभी आप इमेज की प्रॉपर्टी पढ़े ही थे, आपको हम प्रतिबिंब की विशेषता बताए थे कि अगर प्रतिबिंब सीधा है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा प्रतिबिंब होगा जो ये आभासी होगा, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, या बोलें आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। इससे पहले ये वस्तु था, नाम लिख देंगे सबका हम, ये वस्तु था। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर दाईं तरफ बना ये प्रतिबिंब है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। तो इसको भी चाहे तो आप डैश डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। चलिए इसको भी डैश डैश से हम दिखा देते हैं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पर प्रतिबिंब बना देते हैं। चलिए यहाँ प्रतिबिंब बनाने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी आपको हम समझा दे रहे हैं, अभी तो ऐसे बना दे रहे हैं, बाद में इसके बारे में ठीक से आपको भी हम बताएंगे, जब विशेषता पढ़ेंगे तब बता रहे हैं। ये तो हमारा प्रतिबिंब बन गया, ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब। अब वस्तु और प्रतिबिंब को ध्यान से देखिए, इनमें से काफ़ी, ये तो हमारे बनने का तरीका हो गया कि प्रतिबिंब कैसे बना उसके बारे में आपको हम बता ही दिए। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो बनने की विशेषता है, प्रतिबिंब को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें, जितना बड़ा वस्तु है, जितनी वस्तु की लंबाई है उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई है। ये इसकी पहली विशेषता हो गई कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। दूसरी विशेषता यहाँ पर देखें कि यह प्रतिबिंब सीधा है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई।
तीसरी विशेषता है कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर उस वस्तु का दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है दर्पण से, तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही दर्पण के पीछे बनेगा, जिसकी तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता होती है कि जो ये प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण द्वारा बना, ये पार्श्वीय उल्टा होता है। पार्श्वीय उल्टा का मतलब दायां वाला बाईं तरफ, बायां वाला दाईं तरफ। यहाँ पर हम प्रदर्शित भी किए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इसको हम सटा दिए, इसको इस प्रकार से इधर बना दिए हैं। नहीं कि ध्यान दीजिए, जो दाईं तरफ है वो बाईं तरफ बनेगा और जो बाईं तरफ है ये दाईं तरफ बनेगा। ये समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषताएं हैं। अब इनको हम आगे एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाली प्रतिबिंब होते हैं इसकी विशेषता भी तो एक बार आपको बता दी, यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख लिख के बता देते हैं। पहली विशेषता है कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है ये ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, यानी कि ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब सीधा होगा, और सीधा होगा तो आभासी होगा, क्योंकि हमने प्रतिबिंब की विशेषता में ये चीज़ें पढ़ी हैं कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। दूसरी विशेषता है ये प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतने ही बड़ा उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं दोनों की ऊंचाइयाँ बराबर है, यानी कि दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं। तो हम बोल सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरी विशेषता है प्रतिबिंब पार्श्वीय उल्टा होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ये पार्श्वीय उल्टा होता है। पार्श्वीय उल्टा का मतलब अभी आपको बताया ही कि दाईं तरफ वाला हमको बाईं तरफ दिखेगा और बाईं तरफ वाला दाईं तरफ भी दिखेगा, इसको हम पार्श्वीय उल्टा बोलते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ये पार्श्वीय उल्टा होता है, ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता है, इसमें बोला है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी होती है। इस विशेषता पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान दीजिएगा। बोला कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से रखी गई है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि दर्पण से x दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, ये दूरी जो हम दर्पण से वस्तु की माने हैं x माने हैं, तो जाहिर सी बात है जो प्रतिबिंब होगा वो भी x ही दूरी पर बनेगा। प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वस्तु किसी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो इसको आप याद रखिएगा कि अगर वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इस प्रकार से जो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी होगी वो 10 + 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वही x + x, यहाँ पर चाहे 2x आप बोल सकते हो। ये हमारी चौथी विशेषता हो गई। पांचवी विशेषता है समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार वस्तु के आकार का कम से कम आधा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर कोई 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है जिसको हमें उसका पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो दर्पण कम से कम 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर 6 सेंटीमीटर का वस्तु है तो दर्पण का आकार पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जितने सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु हो अगर उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम दर्पण की लंबाई उसकी आधी होनी चाहिए। अब अभी तक हमने यहाँ पर समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की कुछ विशेषताएं पढ़ी है। वैसे 5 विशेषताएं हमने पढ़ ली है, लेकिन इसके अलावा भी और भी विशेषताएं होती हैं। अगर उन विशेषताओं को हम इसी वीडियो में देखें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद की जो विशेषताएं हैं उससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, तो उनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे।